CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक। नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। इसका चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। ठीक। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, परिभाषा। जैसे अपनी सभी जमाओं का एनडीटीएल, अपनी सभी जमाओं का एनडीटीएल। देखिए एनडीटीएल आए कि नहीं, अब अगर पीछे नहीं समझाए होते तो यहाँ समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता, पता ही नहीं रहता कि एनडीटीएल किसे कहते हैं, लेकिन पीछे हमने समझा दिया है। जैसे कोई बैंक है, वह जो है अपनी सभी जमाओं का, अपनी सभी जमाओं का एनडीटीएल का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को डीटीएल का वह अनुपात अनुपात जो सभी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है। जमा करना होता है। ठीक। इस पर आरबीआई के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। इस पर आरबीआई के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, ध्यान दीजिएगा। यह जो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल का अनुपात जो सभी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और इस पर आरबीआई के द्वारा ब्याज भी नहीं दिया जाता है। अब चलिए जो है इसको ध्यान से देख लेते हैं। केस वन में देखते हैं। मान लीजिए जो है सीआरआर में वृद्धि हो जाती है। ठीक। मान लीजिए नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि हो जाती है। सीआरआर में वृद्धि होती है जाएगा, तो बैंक ब्याज दर में वृद्धि होगी। या ऊंचे ब्याज दर पर जो है लोन देगा सबको। ठीक। जिससे क्या होगा, तरलता में कमी आएगी। ठीक। जब तरलता में कमी आएगी तो क्या होगा, निवेश में भी कमी आएगी। ध्यान दीजिएगा, निवेश में भी कमी आएगी। जब निवेश में कमी आएगी तो महंगाई में भी जो है कमी आएगी। महंगाई में भी कमी आएगी, और जब महंगाई में कमी आएगी तो समृद्धि दर में कमी आएगी। समृद्धि दर में कमी आएगी। या इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए ब्याज दर बढ़ा दिया। जब ब्याज दर बढ़ा दिया तो लोन कम, निवेश कम, मांग कम, मुद्रास्फीति कम। सीधा सीधा लोन लोग कम लेंगे, निवेश कम होगा, आर्थिक वृद्धि दर कम होगी। ठीक। जब आर्थिक वृद्धि दर कम होगी तो मांग कम होगी, स्फीति कम होगी। ठीक। लेकिन अभी सीआरआर केस 2 में देख लिए, केस दूसरे में मान लीजिए सीआरआर कम हो जाता है, तब क्या होगा। जब सीआरआर कम हो जाएगा तो बैंक जो है कम ब्याज दर पर जो है लोन देंगे। ठीक। ब्याज दर कम, और जब ब्याज दर कम पे लोन देंगे तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। कस्टमर वहां पहुंचेंगे, भैया लाओ हमें, लाओ हमें, लाओ। ठीक। तो इससे जो है लोन में वृद्धि होगी, जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। ठीक। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो लोन में वृद्धि, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो मांग बढ़ेगा। मांग में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, निवेश में वृद्धि।
सब वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि, मुद्रास्फीति भी भागेगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि। ठीक, उसके बाद आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक वृद्धि, यही सब है। कम ब्याज दर, बैंकों के द्वारा ब्याज दर कम कर दिया जाए तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, लोन में वृद्धि होगी, मांग में, निवेश में, स्फीति में, मुद्रा में, आर्थिक में, सब में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, महंगाई भी बढ़ जाएगी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, CRR हो गया। अब CRR के बाद जो है चलिए बताते हैं दूसरा SLR। SLR मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। तरलता अनुपात, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा, 1949 की धारा, कौन सी धारा? 24। धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, धारा 24 के अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी संपूर्ण जमा का, ठीक, अपनी संपूर्ण जमा अर्थात NDTL, अपनी संपूर्ण जमा का एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा अपने पास जमा करना पड़ता है। मतलब जमा करने का मतलब रिजर्व रूप में रखना पड़ता है, अपने पास रिजर्व रूप में जमा करना पड़ता है या रिजर्व रूप में रखना पड़ता है। ठीक, रिजर्व रूप में रखना पड़ता है या स्वर्ण के रूप में। अब देखिए, देखते हैं, मान लीजिए RBI है, RBI जो है SLR को बढ़ा दे, तब क्या होगा? मान लीजिए CRR है, ठीक, CRR, SLR, इसमें थोड़ा अंतर भी देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या था। CRR जो है नकद रूप में RBI के पास जमा करता है, RBI के पास जो है जमा करता है। ठीक, दोनों में अंतर देख लीजिए। लेकिन SLR क्या है? SLR में नकद रहता है, ठीक, स्वर्ण हो सकता है या जो है सरकारी प्रतिभूति हो सकता है। ठीक, SLR में नगद रहे या स्वर्ण रहे या सरकारी प्रतिभूति रहे, कोई भी चीज रहे चलेगा, लेकिन स्वयं के पास जमा करना रहता है, स्वयं के पास जमा, मतलब ये बैंक के पास ही जमा रहेगा या RBI के पास जमा रहेगा। CRR और SLR में यही अंतर है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि ब्याज नहीं मिलता, RBI जो है इस पर ब्याज नहीं देता है, मतलब ब्याज नहीं मिलता, और इस पर ब्याज लाभ भी हो सकता है, ब्याज लाभ भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए SLR ने अपने रेट को बढ़ा दिया, बैंक ने SLR बढ़ा दिया, 18% कर दिया, SLR 18% बढ़ गया, तो बैंकों के पास ऋण योग्य धन कम हो जाएगा। ठीक, तो बैंकों के पास ऋण योग्य धन, ऋण देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो वह ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण देंगे।
ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण देंगे। ठीक, ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण देंगे, ध्यान से देखिएगा। और जब ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण देंगे तो ऋण लेने वालों का मनोबल क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो ऋण लेने वालों का मनोबल मनोबल कम हो जाएगा। ठीक, ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा। और जब ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी कम हो जाएगी। वस्तुओं व सेवाओं की मांग कम। ठीक, जब वस्तुओं सेवाओं की मांग कम हो जाएगी तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, महंगाई नियंत्रित। ये केस फर्स्ट था। केस द्वितीय में ऐसे देखिए, मान लीजिए इसको SLR घटा दीजिए तो बैंकों के पास जो है ऋण योग्य धन जो है ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो ब्याज दर जो है कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। जब कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, ऋण लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा। जब ऋण लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा तो वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। जब वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो जो है महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक, इसी का उल्टा सेम हो जाएगा। अब जाके चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे है बैंक दर, मतलब बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, चलिए इसको बताते हैं। बैंक दर, ठीक, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है। ठीक, चलिए इसको जो आसान भाषा में समझ लेते हैं, थोड़ा आसान भाषा में। मतलब बैंक रेट बढ़ गया। ठीक, बैंक रेट बढ़ गया, फर्स्ट केस नंबर 1। तो बैंकों के द्वारा ऋण की मांग कम, बैंकों के द्वारा ऋण की मांग भाई कम हो जाएगी। ऋण की मांग कम हो गई तो बाजार में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। बाजार में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। ब्याज दर बढ़ गया है। जब ब्याज दर बढ़ गया तो ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा। ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा। ठीक, जब ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा तो वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड कम। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम। ठीक, जब वस्तुओं सेवाओं की मांग कम हो जाएगी तो महंगाई नियंत्रित। ठीक, अब देखिए अगर बैंक रेट आप जो है घटा देते हैं, ठीक, अगर बैंक रेट आप घटा देते हैं तो इसका उल्टा देखिए। ये तो बढ़ाए थे, उसका परिणाम था, अब उल्टा देखिए। तो बैंकों के द्वारा ऋण की मांग अधिक होगी। बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऋण की मांग करेंगे, इससे RBI से। तो बाजार में ब्याज की दरें जो बढ़ी हैं वो कम हो जाएंगी। अर्थात जो है जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो वह कम ब्याज दर पर ऋण देंगी। ठीक, जब बैंकों के पास जो है पैसा ज़्यादा रहेगा तो वह कम ब्याज दर पर कस्टमर को लोन देंगी, ऋण देंगी। ऐसे लोन लेने वालों का मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। लोन लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा। जब लोन लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा, वस्तुओं सेवाओं की मांग भी बढ़ाएंगे। जब वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक,
ये था बैंक रेट। चलिए अब आगे बताते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर, MSF। सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है? वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI, वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन स्थिति के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन आपातकालीन स्थिति के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक। वह ब्याज दर जिसके आधार पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन स्थिति के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2011 से 12 में सीमांत अस्थायी सुविधा योजना की शुरुआत की गई। RBI द्वारा, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। RBI द्वारा वर्ष 2011 से 12 में सीमांत अस्थायी सुविधा योजना। सीमांत अस्थायी सुविधा योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई थी। अब रेपो दर, इसमें जो है रेपो दर से 1% की अधिक की दर सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखकर RBI से उधार लेते हैं। ठीक। इसमें तीसरा है जो रेपो दर है। रेपो दर जो है, रेपो दर से 1% की अधिक की दर पर, जो रेपो दर उसे 1% की अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखकर सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखकर RBI से उधार लेते हैं। RBI से उधार लेते हैं। ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए। सीमांत अस्थायी सुविधा जो है के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के समय देनदारियों के 1% तक रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। ठीक। ये तो हो गया सीमांत अस्थायी सुविधा का। मान लीजिए सीमांत अस्थायी MSF अगर बढ़ जाता है, यही बढ़ा देता है MSF, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, तो बैंकों के द्वारा ऋण की मांग कम की जाएगी। ठीक। तो जब बैंकों के द्वारा जो है ऋण की मांग कम की जाएगी तो जो है ब्याज की दरें जो है बढ़ जाएंगी। ब्याज दर अपने आप जो है बढ़ जाएगा। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो ऋण लेने वालों का मनोबल कम हो जाएगा। ऋण लेने वालों का मनोबल अपने आप कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा की मांग में कमी आ जाएगी। वस्तु और सेवा की मांग में कमी आ जाएगी। जब वस्तु और सेवा की मांग में कमी आ जाएगी तो महंगाई
महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। इसी का उल्टा ये है, जैसे एमएसएफ जो आप घटा दिए, जब घटा देंगे तो बैंकों के द्वारा ऋण की मांग अधिक की जाएगी। जब बैंकों के द्वारा ऋण की मांग अधिक की जाएगी तो ब्याज दर कम कम ब्याज दर पर लोगों को लोन देंगे, जिससे लोन लेने वालों की लाइन लग जाएगी। ऋण लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा। जब ऋण लेने वालों का मनोबल बढ़ेगा, वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी। वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो जो है महंगाई बढ़ेगी अपने आप। इसी का उल्टा हो जाएगा सीधा एकदम। चलिए, सीमांत अस्थायी सुविधा दर हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक, खुले बाजार की, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे CRR, SLR, ये सब हमने पढ़ा दिया है। CRR, SLR, RR, रेपो रेट, बैंक रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब हमने पढ़ा दिया है। ठीक, अगर हमने जो है CRR बढ़ा दिया, SLR बढ़ा दिया, RR बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो इसे कठोर मौद्रिक नीति कहेंगे। कठोर मौद्रिक नीति, या कौन सी नीति? कठोर मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है। ठीक है, महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो है कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। इसमें CRR, SLR, RR, BR और RRR, ये सब जो है बढ़ा दिया जाता है सबका रेट। ठीक, अगर सॉफ्ट मौद्रिक नीति जो है अपनाना है, मतलब इसके रेट को मान लो घटा देते हैं। मान लीजिए CRR, SLR, RR, BR, RRR, इसको मान लीजिए हम घटा देते हैं, बैंक घटा देती है, तो इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट मौद्रिक नीति। ठीक, महंगाई को बढ़ाना चाहती है, अर्थात महंगाई को बैंक बढ़ाना चाहती है। अगर देश में महंगाई खूब बढ़ रही है तो समझ लीजिए CRR, SLR, RR, BR, RRR, ये सब जो है कम हो गया, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई को नियंत्रित करना है, महंगाई को कम करना है, तो CRR, SLR, RR, BR और इसको जो है इन सबको बढ़ाना होगा। तो जो है मतलब कठोर मौद्रिक नीति को अपनाना होगा, इसीलिए महंगाई नियंत्रित होगी। ठीक, और इसमें देखिए एक चीज और है, RR, RR, RRR और MSF, ये जो तीन चीजें हैं अल्पकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, अल्पकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा प्रदान करते हैं। और इसमें जो है CRR, SLR, या जो है दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा देते हैं, या जो है दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा देते हैं। ठीक, या अल्पकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा देते हैं या दीर्घकालिक तरलता प्रबंधन सुविधा देते हैं। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट क्या है? खुले बाजार की क्रियाएं, इसमें देखिए खुले बाजार की क्रियाएं में RBI के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय या विक्रय मतलब RBI के द्वारा। चलिए देख लेते हैं, जैसे RBI है, यहाँ पे आसान भाषा में देखिए, RBI जो है सरकारी प्रतिभूति को बेचती है। ठीक, RBI सरकारी प्रतिभूति को बेच रही है, इससे जो तरलता कम हो जाती है, इससे तरलता कम
जब तरलता कम हो जाती है तो ऋण महंगे हो जाते हैं, ऋण महंगे, ऋण जो है महंगे हो जाते हैं, अर्थात ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, अर्थात ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। ठीक, ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तथा मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है, तथा मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीदारी करती है, आरबीआई यहाँ बेच रही, यहाँ खरीदती है, दूसरे केस में अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को खरीदती है, ठीक, सरकारी प्रतिभूति को अगर खरीदती है तो बैंकों में तरलता अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तरलता बढ़ जाती है, जिससे जिससे मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी, वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो जो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। ठीक, सरकारी प्रतिभूति का क्रय और सरकारी प्रतिभूति का विक्रय, अर्थव्यवस्था में मुद्रा डालना क्या कहलाता है? सरकारी प्रतिभूति का क्रय कहलाता है, और अर्थव्यवस्था से मुद्रा को खींचना है या सरकारी प्रतिभूति को विक्रय कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को अगर बेचा जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा को खींचना हुआ है, अगर आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को खरीदा जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का डालना हुआ है। ठीक, 27 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थिति की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री का निर्णय लिया था। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं चयनित साख नियंत्रण या गुणात्मक। चयनित साख नियंत्रण, चयनित साख नियंत्रण, जब देश का केंद्रीय बैंक, जब देश का केंद्रीय बैंक, जब देश का केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि जब देश का केंद्रीय बैंक यह महसूस करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, ठीक, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रण नीति को अपनाना उचित नहीं होगा। एक समान साख नियंत्रण को अपनाना उचित नहीं होगा। ठीक, तो कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति, कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति और कुछ क्षेत्रों में कठोर साख नीति को अपनाया जाता है। ठीक, जब देश का केंद्रीय बैंक, कहने का मतलब आरबीआई यह महसूस करता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक समान साख नियंत्रण को अपनाना उचित नहीं होगा, तो वह कुछ जगह
उदार साख नीति अपनाती है, कुछ जगह जो कठोर साख नीति अपनाती है। इसी को जो है चयनित साख नियंत्रण या गुणात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। ठीक, अब चलिए इसको आगे बताते हैं। साख राशनिंग मतलब साख राशनिंग क्या है? मुद्रा के उपयोग के साथ साथ साख राशनिंग। ठीक, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है। मान लीजिए बैंक के पास 1,000 रुपये है, इसको उपयोग में लाने के लिए व्यापारी जाएगा, किसान जाएगा लोन के लिए। ठीक, अब जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है। अधिकतम सीमा का निर्धारण करता है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? साख राशनिंग का उद्देश्य यह बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में, कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि तथा ऋण प्रवाह में वृद्धि तथा क्षेत्र ऋण के प्रवाह का नियंत्रण कर अवांछित क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में ऋण प्रवाह का नियंत्रण इसका उद्देश्य यही है। जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक, या बैंक है, तो इसके पास जो है बैंक के पास जो है 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है, जिसका उपयोग जो है लोन देने के लिए करेगा। उपयोग लोन देने के लिए करेगा। इसमें व्यापारी और किसान लोन के लिए जाएंगे। किसके पास? बैंक के पास। क्यों? क्योंकि बैंक के पास 1,000 रुपये है, वह लोन देने के लिए रखा है, तो इसमें व्यापारी किसान कोई भी लोन के लिए जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? साख राशनिंग। अब न्यूनतम सीमा देख लिए, मार्जिन सीमा। बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं को कुछ प्रतिभूतियों के बदले ऋण दिया जाता है। ठीक, में देख लीजिए साख राशनिंग हो गया। अब देखिए